एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपके पास साथ काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स हमने जैसे बोला कि आज से आपके पास सेकंड यूनिट काइनेमेटिक्स स्टार्ट होगी। अभी तक हम फर्स्ट यूनिट पे ध्यान दे रहे थे जिसमें आपने बेसिक पढ़ा था। और इस चैप्टर में इस जो आपके पास यूनिट है ये बहुत अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उससे रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको इसके कमिंग लेक्चर में जो आज हम लेने वाले हैं वो मिल जाएगी। ठीक है, तो आप जो भी पहले पढ़ चुके हो उसको हम आगे अप्लाई करते रहेंगे। डायमेंशन और जो आपके पास यूनिट्स थी जो हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ के आए हैं, अगर आपको बेसिक ये वाले अगर आ जाएंगे तो आप देखोगे कि जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे कोर्स बढ़ता रहेगा तो आपको श्योरली सारे के सारे 25 क्वेश्चंस आप आंसर कर पाओगे जो भी आपके पास एक्स ग्रुप में आने वाले। ओके, सो आज हम स्टार्ट करते हैं। देखो काइनेमेटिक्स, पहले इस वर्ड को देखते हैं। आपने ये काफी बार सुना होगा। इसमें दो वर्ड होते हैं, एक काइनेमेटिक्स भी और एक आपने डायनामिक्स भी सुना होगा। जब हम काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो काइनेमेटिक्स हमारे पास वो मैकेनिक्स की ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन को डिस्कस कर रहे हैं विदाउट कंसर्निंग, विदाउट रेफरेंस कि आपके पास फोर्सेस कौन सी लग रही है जिसकी वजह से मोशन हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप बिना फोर्सेस देखे कि किस वजह से मोशन हो रहा है और फिर ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करें देन दैट मींस काइनेमेटिक्स। और अगर आप फोर्सेस भी बीच में ला रहे हैं, कंसर्न फोर्सेस भी कि कैसे मोशन हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, तब आप उस ब्रांच को कहते हैं डायनामिक्स। ओके, तो स्टार्टिंग करते हैं बेसिक से। बेसिक हमारे पास मोशन के जो हमारे पास ये फ्रेंड्स हैं, हमारे 9th स्टैंडर्ड में स्टार्ट हो गया था मोशन आपके पास एनसीईआरटी में। वहां से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था पहले डिस्टेंस, और उसके बाद हमने देखा कि डिस्टेंस का काउंटर पार्ट जो हमारे पास डायरेक्शन के साथ आता है डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिक बेसिक से टर्म्स है, पहले इनको देखते हैं। देखो, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो एक्चुअली में आपके पास ट्रेवल किया जाए किसी भी बॉडी से पाथ, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। इसको आप बस ऐसे माइंड में विजुलाइज कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि हमने अगर आपके पास सपोज करो थ्रेड बांध दिया आपके फुट पे और वो थ्रेड जहां पे भी आप जा रहे हो उसकी लेंथ बढ़ती जा रही है, तो वो अल्टीमेटली जो लेंथ आएगी थ्रेड की दैट इज योर पाथ ट्रेवल्ड, है ना, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल, तो डिस्टेंस ट्रेवल। ये आपके पास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हमने पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में, ऐसी क्वांटिटी जिसमें आपके पास यूनिट होती है, मैग्नीट्यूड है, बट डायरेक्शन नहीं होती है ना। नेक्स्ट है आपके पास डिस्प्लेसमेंट। अब जब डायरेक्शन नहीं होती है तो ऐसी क्वांटिटी भी तो चाहिए ना जिसमें डायरेक्शन हो, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास एक ऐसी डायरेक्शन, ऐसी क्वांटिटी है जिसमें आप क्या लेके चलोगे, एक क्वांटिटी डिस्टेंस विद, आपको कंसर्न होगा अब इसमें डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन भी। अब इसमें आप ये नहीं बता सकते कि अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट बतानी है तो ये नहीं बताओगे कि कैसे डिस्प्लेसमेंट आई जब तक आपको ये ना पता हो इनिशियली आप कहाँ से चले थे और फाइनल किस पॉइंट तक आप रीच करें, है ना। तो इसको कहते तो ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी बॉडी, या फिर इसको हम देखो सिंपल टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम लिख देते हैं द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और रादर से स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो ना तो आप इनिशियल पॉइंट देखो, फाइनल पॉइंट देखो और उन दोनों को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दो, देन दैट्स योर डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट आपके पास है स्पीड। स्पीड भी डिस्प्लेसमेंट बाय द वे, क्योंकि डायरेक्शन है उसमें तो हम उसको क्या कहते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड आपके पास क्या होता है, स्पीड हमने पता है, ये भी हमने काफी स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था एलिमेंट्री क्लासेस से, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज स्पीड। इसको अगर आप देखो दोबारा से, ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैं यूनिट और मैग्नीट्यूड के अलावा आपके पास डायरेक्शन के बारे में नहीं कोई कंसर्न होता है इसमें। तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, अगेन स्केलर। तो सिर्फ आपके पास अगर मुझे ये है 25 किलोमीटर पर आवर, मुझे इतना पता चल रहा है, आई एम फाइन विद इट। एक आपके पास इसके टाइप्स आती हैं स्पीड की, जिसमें से हमें पता है कि सबसे बेसिक होती है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड तब की जाती है, तब आपको बॉडी को कहोगे अ बॉडी इज सेट टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कि आपके पास अगर इसको कहो या तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है
या फिर हम कहें इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ऐसा मोशन, ऐसा आपके पास स्पीड जो होगी बॉडी की वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म स्पीड। वेर एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में हम क्या करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में आप देखोगे कि अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम में या इक्वल डिस्टेंसेस में अनइक्वल टाइम इंटरवल्स है, कुछ ना कुछ आपको रेफरेंस देखो लेना पड़ेगा। इसमें हम ऐसे देखेंगे कि 2 मीटर पर सेकेंड है तो थोड़ी देर बाद 4 मीटर पर सेकेंड होगी, फिर 6 मीटर पर सेकेंड होगी, फिर 3 मीटर पर सेकेंड होगी। तो ऐसे जब आपके पास चेंजेस आते रहे तो हम तब कहेंगे व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स या कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दैट बॉडी सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, इससे भी जो आपके पास इंपॉर्टेंट है स्पीड का टाइप, वो हमारे पास होता है एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड में आपके पास क्या होता है, एक रेशियो अगर आप लेके चलो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी और टोटल टाइम टेकन, तो हम उसे सिंपल टर्म्स में एवरेज स्पीड कहते हैं। या अगर वो वेरिएबल स्पीड से भी चला हो दो जर्नी में, जैसे ये जर्नी 1 और ये जर्नी 2, तो वेरिएबल स्पीड से अगर मैं लेके चलूँ मोशन तब भी, और एक एवरेज स्पीड यानी कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम लेके चलूँ तब भी मेरे पास सेम स्पीड आए, तो हम ऐसी स्पीड को हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड। फॉर्मूला वाइज हम इसको कैसे लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो कई बार देखो आपके पास सिनेरियो क्या होते हैं कि आपको डिस्टेंस की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी हो या फिर टाइम की पूरी नहीं दी हो, तो दो केसेस पूछे जाते हैं जनरली आपके पास। वो देखो केसेस क्या क्या होते हैं। केस 1, जब आपके पास ऐसा कुछ कंडीशन दे रखे हो, सिनेरियो दे रखा हो जिसमें डिस्टेंस तो होगा सेम, ठीक है, डिस्टेंस आपके पास क्या होगा, सेम, और आपके पास दो स्पीड्स गिवन है, VA VB या फिर V1 V2। तो इस केस में आपके पास एवरेज स्पीड आप कैसे निकाल सकते हो कि हम क्या करेंगे, 2 इंटू पहली स्पीड जो भी आपके पास दे रखी है इंटू सेकेंड स्पीड डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ये एक एवरेज स्पीड हो जाएगी उस बॉडी की जो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है विद टू डिफरेंट स्पीड्स, जो कि आपको दे रखी होंगी क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट एक केस आता है जिसमें हम क्या लेके चलते हैं कि अब आपके पास इंफॉर्मेशन किसकी है, टाइम सेम की। मतलब देखो अगर आप कहीं से जा रहे हो, लेट्स से ए प्लेस से आप बी प्लेस पे जा रहे हो, ठीक है, कितने टाइम में, 3 मिनट्स में, और बी प्लेस से सी प्लेस पे जा रहे हो, ऑब्वियसली दे आर नॉट सेम, बट आपको पता है ये भी किस में जा रहे हैं, 3 मिनट्स में। तो अगर इस सिनेरियो में दो स्पीड अगेन आपको दे रखी है और ये भी पता है कि टाइम सेम है, V1 और V2, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, अब एवरेज स्पीड हो जाएगी आपके पास V1 प्लस V2 बाई 2, यानी कि मैथ्स वाला एवरेज तब होगा जब टाइम सेम है। अगर डिस्टेंस सेम हुआ तो आप कभी भी नहीं लिखोगे V1 प्लस V2 बाई 2, और ऑप्शन में होगा पर वो करेक्ट नहीं होगा। तो हमने क्या लिखना है जब भी डिस्टेंस सेम हो, 2 V1 V2 ऊपर प्रोडक्ट और विद मल्टीप्लीकेशन विद 2 और नीचे सम ऑफ स्पीड्स। ठीक है, ये एवरेज स्पीड है। एक आपके पास इन तीन के अलावा जो हमने पढ़ी है यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड, इसके अलावा आपके पास एक और स्पीड होती है जिसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। और इंस्टेंटेनियस स्पीड आपके पास कि ऑन द स्पॉट कि आप क्या स्पीड पे चल रहे हो, डिस्टेंस पता हो, टाइम पता हो जो कवर कर रहे हो, तो आप बता सकते हो कि आपके पास कितनी आएगी। और वो हम इंस्टेंटेनियस स्पीड आपके पास किस डिवाइस से बताते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड आप बता सकते हो या देख सकते हो, हम देखते भी हैं आपके पास व्हीकल में स्पीडोमीटर से, है ना। तो वो आपको स्पीडोमीटर जो होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है कि आप कितना डिस्टेंस अगर उसी स्पीड से चलते रहे तो कितने टाइम में कवर अप कर लोगे, है ना। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन करते हैं जो अभी हमने कॉन्सेप्ट करा है अभी फ्रेश। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉय वॉक्स टू हिज स्कूल। चलो एक बॉय है वो हमारे पास कहाँ जा रहा है, स्कूल में। लेट्स से दिस इज द बिल्डिंग ऑफ ए स्कूल। आपके पास एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर, वो कहाँ पे है, 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है, विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2.5 किलोमीटर। इसकी स्पीड कितनी दे रखी है, 2.5 किलोमीटर पर आवर, एंड वॉक्स बैक। अब वो क्या कर रहा है, इसी डिस्टेंस को वापस से चल रहा है पहुंचने के बाद, तो सेम डिस्टेंस उसने वापस भी ट्रेवल करा है, किस स्पीड से, अब स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस सेम, राइट, क्योंकि वो एक प्लेस से जो 6 किलोमीटर अवे है
वहां से स्कूल गया, स्कूल से वापस, एक ऐसा सिनेरियो हो सकता है। कभी कभी ऐसा सिनेरियो भी दे देते हैं कि आपके पास हाफ ऑफ द जर्नी इस स्पीड से कवर करी है, नेक्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी किसी और स्पीड से v2 से, तब भी आपके पास सेम सिनेरियो बने। ठीक है, तो इसमें हमें पता लग गया है कि कौन सा केस लगेगा। केस नंबर 1 दैट इज डिस्टेंस सेम, और डिस्टेंस सेम होता है और हमें इस राउंड ट्रिप के लिए एवरेज स्पीड निकालनी है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। आई होप आपके माइंड में अभी तक आ गया हो, आपने पहले जो पढ़ा है उसको देखते हुए, कि आपके पास फॉर्मूला क्या लगने वाला है। आपके पास फॉर्मूला लगने वाला है, एवरेज वाला नहीं, मैथ्स वाला एवरेज नहीं, 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, राइट। आई होप यू गेस्ड इट। आगे आपके पास बस कैलकुलेशन रहेगी, उसमें तो और कुछ भी नहीं करना। चलो कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशन करते हैं। ये आ जाएगा आपके पास v एवरेज, यहाँ लिख ले v एवरेज 2 into v1, v1 is 2.5, okay, and v2 is 4 kilometer per hour, and sum that is 2.5 plus 4, right? Okay, so here 4 to the, ये आपके पास आ जाएगा 4 to the 8, 8 in 0.5 and that is 6.5, that is 8 into 25 by 65, यहीं से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 5 divided by 13 and that would give you 40 by 30, so your answer would be third, okay, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, एक बॉडी मूव कर रही है एक सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर ट्रैक में, जिसका रेडियस है r, ओके, इसका रेडियस है r। इट स्टार्ट्स फ्रॉम वन एंड ऑफ अ डायमीटर, एक एंड डायमीटर के स्टार्ट करती है, ये हमारा डायमीटर बना लेते हैं, यहाँ से ये स्टार्ट करता है और मूव्स अलोंग द सर्कुलर ट्रैक, कंप्लीट्स 1.5 रेवोल्यूशन, यानी कि ये 1 एक रेवोल्यूशन, देन हाफ ये रेवोल्यूशन कवर करती है। तो आपको बताना है रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो हम पहले करते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ होता है, तो कितने बार करा, दिस वन सर्कमफेरेंस 2 पाई आर एंड देन प्लस हाफ, तो कितना आ जाएगा 2 पाई आर प्लस पाई आर, या 2 पाई आर बाय 2, इट विल गिव यू पाई आर, so that equates 3 pi r। नेक्स्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो अब डिस्प्लेसमेंट में हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर इनिशियल और फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस देखना होता है। जब यहाँ से चले और यहाँ पे वापस आ गए, ये मैं बस आपको ऊपर से दिखा रही हूँ, अदरवाइज वो उसे ट्रैक पे गया पिंक कलर के, तो आपके पास अगर यहाँ से यहीं पर वापस आ गए तो सेम पॉइंट आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया तो डिस्प्लेसमेंट 0। नाउ रेस्ट ऑफ द जर्नी, यानी कि हाफ मोर डिस्टेंस। अब यहाँ से ये ए पॉइंट है, कहाँ तक गए, यहाँ तक, बी पॉइंट तक। अब इनिशियल और फाइनल पॉइंट कौन हुआ, ए और बी, ए और बी हुआ, तो आपके पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी, ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी 2r, दैट इज डायमीटर, तो ये आ जाएगा 2r। रेशो किसका निकालना है, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, तो क्या आ जाएगा आपके पास रेशो, रेशो आ जाएगा 3 पाई r बाय 2r, so 3 पाई बाय 2, so D option 3 pi by 2। I hope you understood। नेक्स्ट इज वेलोसिटी। देखो अभी तक हमने पढ़ा था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड की टाइप्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर आपके पास डिस्टेंस था जो स्केलर क्वांटिटी थी, उसका वेक्टर पार्ट आपके पास आया डिस्प्लेसमेंट, जिसमें आप डायरेक्शन को भी लेके चलते हो। वैसे ही अगर मैं वेलोसिटी को सिंपलेस्ट टर्म में कहूँ तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट इट इज अ क्वांटिटी दैट वी कैन डिफाइन एज स्पीड प्लस डायरेक्शन, ओके। तो अगर मैं को अब मैं आई एम नो लॉन्गर कंसर्न कि आपके पास कितना मैग्नीट्यूड है, उसके साथ साथ मुझे डायरेक्शन भी चाहिए, जो भी डायरेक्शन, ये क्या बता देगी आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जब डायरेक्शन के साथ वेलोसिटी। अब देखो क्वांटिटी बदली है तो इसका फॉर्मूला भी जो हमने पढ़ा था डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड का, वो भी चेंज होना चाहिए। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी थी, स्पीड स्केलर थी,
अब अगर वेलोसिटी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके फॉर्मूले में भी हमारे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी आनी चाहिए, जो कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ये उसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफर होता है। आपके पास डिस्प्लेसमेंट अगर आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आपके पास क्या डिफाइन कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, अब एवरेज वेलोसिटी अगर कोई कहेंगे तो हमने टोटल स्पीड पढ़ी थी, एवरेज स्पीड पढ़ी थी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो अब आपके पास देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है, दूसरी इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, और स्पीड भी थी उसकी भी ऐसा यूनिट क्या रहेगी, मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट है आपके पास एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन हमने स्पीड पढ़ी, वेलोसिटी पढ़ी जो वेक्टर क्वांटिटी थी। अब आपके पास चेंज इन वेलोसिटी जब आएगा तो हम उसे क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन करते हैं ना, वो एक्सेलरेटर बोलते भी आपने व्हीकल में, तो आपके पास लगा होता है हैंडल में वाला। तो आपके पास उसको अगर हम देखें, उसका काम ही क्या होता है, आपके पास वेलोसिटी को चेंज करना। अब चाहे अगर आप इनिशियली एक कम वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी पे, अभी मैं चलना ही स्टार्ट हुई हूँ, तो वेलोसिटी बढ़ रही है तो हम उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। किसके साथ बढ़ रही है, टाइम के साथ। तो हम इसको क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट rate of change of velocity of an object is called acceleration। क्या आ जाएगा, चेंज ऊपर, चेंज इन वेलोसिटी ऊपर, और चेंज इन वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो v माइनस बाय t, दिस इज योर एक्सेलरेशन। और ये कैसी क्वांटिटी होगी, वेलोसिटी इज एन वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। ये आपके पास क्या दे देगी, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा यूनिट क्या हो जाएगी, देखो इसमें यूनिट आपके पास चेंज ही हो। डायमेंशन एनालिसिस में आपने पढ़ा है कि जब भी कोई क्वांटिटी अगर सब्ट्रैक्ट भी होती है तो सेम फिजिकल क्वांटिटी आती है ना, और ऐड में भी। तो ये आ जाएगी, ये यूनिट्स के टर्म में लिख रहे हैं हम, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, और नीचे सेकेंड, तो क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ओ वो भी लिख देते हैं डायमेंशन, उसको भी छोड़, डायमेंशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर दैट इज लेंथ, सेकेंड दैट इज टाइम, माइनस 2 एम एल, और ये एस का टाइम टी सिंबल माइनस 2। ओके, आपने एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज स्पीड का हमने फॉर्मूला देखा था। अब एवरेज एक्सेलरेशन देखो, अगर आपके पास दो टाइम गिवन, दो एक्सेलरेशन भी बता रखी हो, तो आप एवरेज एक्सेलरेशन उसके टर्म्स में कैसे लिख देते हो, हम इसको लिख सकते हैं a1 t1 प्लस a2 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। ये आपको दे देगा एवरेज एक्सेलरेशन जब आपके पास दो एक्सेलरेशन दे रखी हो और दो टाइम दे रखे हो जिसमें वो एक्सेलरेशन आपके पास बता रखी है। ओके, नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट में जब आप लेके चलते हो, अगर हम इसे डेल्टा में बताएंगे, देखो अगर हम किसी चीज को डेल्टा में बताते हैं तो सपोज ये कोई कर्व है, ये v और ये t, ये हमारा कोई कर्व है। हमें पता है कि जब भी आपके पास स्लोप निकालते हैं किसी चीज की, वैसे हम इसको ट्राई करेंगे किसी एक स्पेसिफिक में, इसको डिस्कस कर लेंगे। स्लोप की वैल्यू हम निकालते हैं जो y पे चेंज हो रहा हो, जो x पे चेंज हो रहा हो। तो y पे कौन चेंज हो रहा है, v, और x पे कौन चेंज हो रहा है, t। इसको डेल्टा भी लिखते हैं, पर अगर आपके पास वो जो आप डेल्टा ले रहे हो यानी कि डिफरेंस ले रहे हो दो पॉइंट का, वो बहुत स्मॉल हो जाए, ये इसको इतना स्मॉल कर दिया मैंने ऐसे, तो ये आपके पास जो चेंज आ जाएगा उसको हम क्या लिख देते हैं, dv बाय dt। तो दैट्स व्हाई डेल्टा t टेंड्स टू 0, तो डेल्टा v बाय डेल्टा t क्या बन जाएगा, dv बाय dt। तो इन शॉर्ट जब भी आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालनी है, आप कैसे निकाल लोगे, इसको निकाल लेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या कैलकुलस में अगर हम कहें तो डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सेम गोज विद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑल्सो। अगर आपको वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस निकालना होता है तो वो भी हम ऐसे निकाल सकते हैं, ds बाय dt, वेयर s इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन करके आपके पास आ जाएगा। छोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए। देखो एक आपके पास ये एक स्टेटमेंट दे रखी है, दे आर सेइंग वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट टू बी जीरो साइमल्टेनियसली। यानी कि ऐसा कभी भी आपके पास कंपल्सरी नहीं होता कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों जीरो हो साइमल्टेनियसली। देखो अगर वेलोसिटी आपके पास, कोई केस सोच के चले, एक आपके पास स्ट्रेट हाईवे है,
ये आपके पास ऑब्जेक्ट है या व्हीकल है, ये चले जा रहा है स्ट्रेट स्ट्रेट सेम ही वेलोसिटी से, तो आपके पास सेम ही आपके पास वेलोसिटी से चले जा रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, चेंज वेलोसिटी का जीरो, क्योंकि वो सेम वेलोसिटी से चल रहा है। तो अगर चेंज जीरो हुआ तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगी, जीरो। तो कब हो सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा हो, दैट इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज जीरो। तो वेलोसिटी तो इज नॉट जीरो बट एक्सेलरेशन इज जीरो, है ना। एक और केस होता है जिसमें ऑपोजिट भी होता है। सपोज आपने कोई एक बॉल है, वैसे ऊपर थ्रो करा और ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे v क्या होगी, जीरो, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज जीरो। और आपके पास अगर फाइनल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन इज स्टिल एक्टिंग टुवर्ड्स द अर्थ, है ना, जी उसको खींच रही है, तो जी जो होती है आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो फिर भी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है 9.8। तो उसमें भी आप कह सकते हो कि एक्सेलरेशन क्या है, नॉन जीरो, बट द वेलोसिटी इज जीरो। तो ये दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली जीरो, सो दैट्स नॉट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, देखो क्या बोल रहे हैं, अगर आपके पास एक कार है, वो मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से along a straight rod, okay, and distance covered by the car is defined by this, यानी कि t के फंक्शन से s बता रखा है 5t square 3t plus 9 meters, then you have to find the ratio of acceleration, त्वरण जिसे हम बोलते हैं, and initial velocity और starting वाला वेग। तो इसमें हम आपके पास देखो क्या करेंगे, आपके पास बताना है वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, df बाय dt। आई होप आपको बेसिक रूल्स डिफरेंशिएशन के पता हो, नहीं तो फटाफट से एक बार रिकैप्चर कर लेते हैं, इसको रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। d बाई डी टी साइन होता है डिफरेंशिएशन का, और कोई भी फंक्शन जिसका आप डिफरेंशिएशन करने वाले हो, कि पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या करते हैं, ये पावर आगे n और जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर में 1 कम, है ना। देखो करके देखते हैं, इधर इधर हम क्या करें, आपके पास 5 कांस्टेंट है, इसको नहीं छेड़ते, फंक्शन कौन है टी का, टी स्क्वायर, 2 आगे आया, फिर टी की पावर 2 माइनस 1 कितने आ जाएगी 1, आगे आपके पास प्लस 3 कांस्टेंट टी क्या है 1, इसकी पावर 1 है, 1 आगे 1 माइनस 1 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेट 3। 9 कांस्टेंट तो कभी चेंज होगा ही नहीं, किसी वजह से भी कर लो, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से देख लो, टाइम से देख लो, ये तो चेंज होने वाला है ही नहीं, तो इसकी डिफरेंशिएशन टाइम के विद रिस्पेक्ट में 0। तो दैट गिव्स यू v की वैल्यू 10t प्लस 3। नाउ आप बताओ ये मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी आई या कुछ करना पड़ेगा, ओके इनिशियल वेलोसिटी नहीं आई, ये तो किसी टाइम t पे आई है ना। इनिशियल वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, t इक्वल्स टू 0, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी, और t अगर 0 पे करना है एट t इज इक्वल्स टू 0, तो आपके पास क्या आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड, दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी। नाउ व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन के लिए क्या करें, एक्सेलरेशन के लिए इस वाले फंक्शन को यानी कि v को जो टाइम पे डिपेंडेंट थी उसको डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू t, तो dv बाय dt, राइट, करो 10 कांस्टेंट t का डिफरेंशिएशन 1, तो क्या आ जाएगा 10 इंटू 1, तो आंसर क्या आया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इंडीड इट इज अ कांस्टेंट। ओके देन आपके पास रेशो बताना है, रेशो बताओगे किसका, एक्सेलरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी का। एक्सेलरेशन कौन है 10 और आपके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है 3, तो क्या आ जाएगी आपके पास फ्रॉम द स्टार्ट रेशो a बाय u, a क्या है 10 और u क्या है 3, तो 10 रेशो 3, ओके दिस वुड बी योर आंसर। 1D मोशन, देखो 1D मोशन में आपके पास हमने पहले भी पढ़ी है इक्वेशन ऑफ मोशन। बाय द वे 1D मोशन में हम क्या समझते हैं, जब आप एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट देख रहे हो बॉडी की तो हम 1D मोशन, कैसे, जैसे कि अगर आप एग्जांपल लो मोशन ऑफ अ ट्रेन इन अ स्ट्रेट लाइन, XYZ में से कोई भी एक एक्सिस के अलोंग अगर आप मोशन देख रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो हम उसे कहते हैं 1D मोशन। तो मोशन ऑफ अ ट्रेन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स एक ही लाइन में गिरे होते हैं, तो ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल है। इक्वेशन, फेमस 3 इक्वेशन जो हमने 9th स्टैंडर्ड में इसका ग्राफिकल भी वो पढ़ा था, क्या कहते हैं प्रूफ, क्या क्या, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी
अब देखो v क्या डिनोट करता है, हमने अभी तक करा है फाइनल वेलोसिटी, u क्या डिनोट करता है इनिशियल वेलोसिटी, और a क्या डिनोट करता है एक्सेलरेशन, और s क्या डिनोट करता है s इज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद कभी कभी हाइट, वो हम क्वेश्चंस के हिसाब से देखेंगे। ये आपके पास इक्वेशन है 3 जो मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन को बताती है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट। अब देखो कभी कभी आपके पास इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी में भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, है ना, इस वाले केस को लेके चलते हैं पहले। इस केस में अगर आप लेके चलो इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी, बिल्कुल होगी, तभी वो ऊपर जाएगा। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0। अब इसका मोशन क्या है ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन कहाँ लग रही है नीचे की तरफ, जी लग रहा है, जो कि वर्टिकली डाउन अपवर्ड का मतलब जी खींचने वाली है बस उसे। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास माइनस का जी, क्यों, आपका मोशन ऊपर है और ए कहाँ लग रहा है नीचे, तो ए की वैल्यू हम क्या लेके चलेंगे माइनस जी। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, अगर 9.8 है तो 9.8, अदरवाइज मीटर पर वो 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आपके पास है केस 2। केस 2 में अगर सपोज करो आपके पास ऐसा दे रखा है कि ऊपर से फॉल करता हुआ ड्रॉप कर दिया, पर ड्रॉप करा, ऐसा नहीं कि इनिशियल वेलोसिटी ऊपर भी दे देते हैं कभी कभी, तो इस वाले केस में ड्रॉप कर दिया या लेट इट फॉल ऐसे करके, तो u की वैल्यू क्या होगी हमेशा 0 इन इक्वेशंस, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी g, दैट इज जो भी है 9.8 या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कुछ केसेस होते हैं, आपको पता होने चाहिए। अब आपको दिख रहा होगा ये जो इक्वेशन ऊपर वाले से चेंज हुई है, ये किस केस में हुई है माइनस जी है ना, तो इस वाले में, तो अंडर द इम्पैक्ट में अगर आप ग्रेविटी के इम्पैक्ट में कोई चीज ऊपर थ्रो करो वर्टिकली अपवर्ड, तो ये इक्वेशन वैलिड होंगी, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है माइनस, तो हर जगह माइनस आ जाएगा। हाइट, क्योंकि आप वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड तो हाइट से डील कर रहे हो, rather than writing displacement we'll be writing height. Okay, question. Velocity of a particle at an instant is 10 meter per second. After 5 seconds, the velocity of the particle is 20 meter per second. ठीक है, तो आपको बताना है कि velocity at 3 second before the instant when velocity of the particle is 10 second। देखो दो केसेस आपके पास, इसको दो में डिवाइड कर लेते हैं। इसको पहले एक केस लेके चलते हैं, फर्स्ट वाली जो लाइन आपको बता रही है कि u की वैल्यू क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड बाद यानी कि टाइम 5 सेकेंड के बाद आपके पास क्या वेलोसिटी होगी है फाइनल 20 मीटर पर सेकेंड। एक तो ये, दूसरा देखो, अब दूसरी वाली लाइन समझते हैं। दूसरी वाली लाइन में क्या बोल रहे हैं वेलोसिटी एट 3 सेकेंड बिफोर, पहले 3 सेकेंड से, तो टाइम तो 3 सेकेंड है, इसके बिफोर यानी कि u की वैल्यू इस वाले केस में ऊपर अगर u1 मान ले तो u2 आपके पास गिवन नहीं है, ये हमें बतानी है, ठीक है। और बिफोर द इंस्टेंट व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज, यानी कि एक वेलोसिटी बाद में कितनी बता रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। ये केस है आपके पास, पहले आपके पास फर्स्ट वाला केस है, तो इससे देखो हमारे पास होगा क्या, ऊपर वाले केस में अगर आपको दिख रहा है मुझे सेकेंड वाले केस के लिए एक्सेलरेशन की नीड है, अगर ऊपर से हम एक्सेलरेशन निकाल लें और नीचे वाले में सब्स्टिट्यूट कर दें देन आवर क्वेश्चन वुड बी डन। तो देखो फर्स्ट से निकालते हैं, कौन सी इक्वेशन लगाएं, हम लगा सकते हैं v इज इक्वल्स टू 2 प्लस 80 फर्स्ट केस के लिए, तो हम यहाँ पे लगाते हैं आपके पास 20 और ये 10 प्लस a, टाइम कितना है 5, तो कितना आ जाएगा 20 माइनस 10 बाय 5, दैट इज a की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 10 बाय 5, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ एक्सेलरेशन है पड़ी आपके पास, तो एक्सेलरेशन है पड़ी तो दूसरे वाला केस भी कर लेते हैं। देखो अब v2 इज इक्वल्स टू u प्लस a t, इसको भी डाल दो चाहे t2, तो आपके पास क्या आ जाएगा फाइनल इज 10, इनिशियल वी डोंट नो, नीड टू फाइंड आउट, और प्लस एक्सेलरेशन आपके पास 2, टाइम 3, u2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, u2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 माइनस 6, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। क्या आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। सो दिस वुड बी योर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट 2D मोशन। देखो अभी हमने करा था 1D मोशन, 1D मोशन में आपके पास 3 इक्वेशन वैलिड थी और वो एक ही एक्सिस के लिए थी, है ना। अब 2D मोशन जब हम करते हैं तो आपके पास फर्क क्या आ जाता है, वही वाली जो आपने इक्वेशन लिखी है वो आप एक्स एक्सिस में भी लिखोगे
अगर आपका मोशन कहाँ डिफाइन है, एक्स और वाई वाले एक्सिस में, एक्स और वाई वाले प्लेन में, 2D मतलब आप प्लेन में डिस्कस कर रहे हो अब मोशन, तो दोनों पे आपके पास खोलनी पड़ेगी, इक्वेट करनी पड़ेगी, एक्स एक्सिस वाले वाले में इक्वेशन भी जो आपने वो तीनों लिखी थी, और वाई एक्सिस। इसका आपके पास देखो एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ सर्कुलर टर्न। अब देखो जब आप सर्कल देखोगे तो इस एक्सिस में एक ही एक्सिस नहीं काम आ रही, दो दो एक्सिस काम आ रही है ना। और मोशन ऑफ अ बिलियर्ड्स बॉल, ये भी आप देखते हो ऐसे स्क्वायर रेक्टेंगुलर सा होता है और वो हम बिलियर्ड बॉल खेलते हैं, तो वो उसका मोशन भी क्या होगा, 2D, एक्स और वाई एक्सिस दोनों। इसके लिए आपके पास ब्रेक करेंगे, एक्स वाई इक्वेशन दोनों लिखेंगे। इसका आपके पास जो एग्जाम्पल आता है आपके एग्जाम में वो क्या आता है, इसका प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में देखो आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो आपके पास ये प्रोजेक्टाइल मोशन तब कहते हो जब आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एंगल से फेंका गया हो, एक्स डायरेक्शन से अगर आप एंगल से थ्रो करो जिसको हम थीटा मान ले, तो ऐसा आपके पास कुछ पाथ कवर होगा उस ऑब्जेक्ट से, और इसको हम क्या बोलते हैं, इस पाथ को जो आपको ये दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। और ये आपको शेप कैसे दिख रही है, शेप दिख रही है पैराबोलिक। तो अगर कोई लॉकस इसका पूछता है कि पाथ कैसा है तो कैसा होगा, पैराबोलिक। ये आपको कल हमने देखा था कि रेजोल्यूशन कैसे करते हैं, तो रेजोल्यूशन अगर मैंने यहाँ पे स्पीड मान ली इसकी कि कोई u स्पीड से मैंने इसको एक इनिशियल एंगल पे थ्रो करा है, तो एक x डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, u cos थीटा ऐसे, और y डायरेक्शन में यही वाला u sin थीटा। मैक्सिमम पॉइंट पे यहाँ पे ये देखो ये मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट पे आपके पास x में तो डायरेक्शन में होगी स्पीड u cos थीटा, पर y में आपके पास स्पीड क्या होगी, 0। इस पॉइंट पे u y क्या हो जाती है, 0। तो आपके पास ये जो मोशन होगा उसे हम प्रोजेक्टाइल कहेंगे। और दूसरी बात देखो आपके पास इसकी जो इक्वेशन बनती है इस पाथ को डिस्क्राइब करने के लिए, वो भी बता रही है कि y जो है आपके पास किससे वो हो रहा है, चेंज हो रहा है एक्स स्क्वायर से, पैराबोलिक पाथ आएगा। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट आपके पास क्या क्या है, 3 फॉर्मूले हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होने चाहिए। कौन कौन से, एक टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट का मोशन आप देख रहे हो प्रोजेक्टाइल में वो कब तक हवा में रही है, यहाँ से टच करने से पहले, ग्राउंड को टच करने से पहले कब तक हवा में रही है, ये पूरा का पूरा टाइम क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसको हम देखो कैसे लिखेंगे, 2u sin थीटा बाय g, ये पहला फॉर्मूला। सेकंड है आपके पास रेंज, रेंज देखो क्या होता है, रेंज यहाँ से लेके ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब अगर सपोज करो यहाँ से मैंने फेंका तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल करा है उसने, उसे हम क्या बोलेंगे, रेंज। अब इसका फॉर्मूला देखो कैसे चेंज होगा, अभी आपने t का हमने फॉर्मूला लिखा उसमें एक 2 आया, 2u sin थीटा बाय g। जब आप रेंज लिखोगे, हॉरिजॉन्टल रेंज जिसे हम बोलते हैं, तो आपके पास ये जो होगा ये 2 इसकी पावर में चला जाएगा और एक और 2 आ जाएगा, और वो आएगा कहाँ पे, साइन के साथ, तो साइन 2 थीटा बाय जी, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, बस ये 2 इसकी पावर में चला गया और साइन के साथ 2 आ गया। अगला जो तीसरा फॉर्मूला है लास्ट, वो है मैक्सिमम हाइट, यहाँ से लेके ये हाइट कितनी मैक्सिमम हाइट गई है, उसे कैसे लिखेंगे, उसके फॉर्मूले में आपके पास 3 2 आएंगे, एक यू स्क्वायर, ये 2 भी पावर में चला जाएगा, ये देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय एक और 2 आ जाएगा नीचे। तो ये फॉर्मूला है, थोड़ा बहुत चेंज है बस, 2u साइन थीटा बाय जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, ये अगर आपको याद है तो काफी क्वेश्चंस देखो, ये भी आपके पास पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन करेक्ट रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट h जो अभी हमने देखी थी और रेंज, उसके बीच में क्या रिलेशन आना चाहिए। देखो रेंज क्या थी हमारे पास, रेंज थी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, मैक्सिमम हाइट क्या थी, इसमें ये 2 इसकी पावर में चला जाएगा, स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इन दोनों का क्या करना है, रेशो देखना है, रेशो देखेंगे या रिलेशन देखेंगे तो देखो क्या करें, इसको डिवाइड कर देते हैं, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल, बचा क्या आपके पास, बचा हमारे पास r बाय एच साइन 2 थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, और इसका ये 2 ऊपर, इसको ले जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास, देखो साइन 2 थीटा का हमारे पास फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री से हमें पता होना चाहिए, 2 साइन थीटा
कॉस थीटा, बस लगा देते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन स्क्वायर से एक साइन कैंसिल, और ये क्या बच गया आपके पास, ये बचा हमारे पास r/h इज इक्वल्स टू 4, और cos थीटा बाय साइन थीटा क्या आ जाएगा cot थीटा, तो ये क्या आ जाएगा cot थीटा। देखो इससे रिलेशन कौन सा आ जाएगा आपके पास, r इक्वल्स टू h 4h cot थीटा, दैट इज B, सेकेंड आंसर। ओके, सो ये पूरा आपके पास लेक्चर था, 1D 2D हमने दोनों डिस्कस करा है, आई होप आपको समझ में आएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें आपके पास ब्रीफली जितना ज़्यादा हो सकता था हमने करा है, बाकी का हम करेंगे कल से स्टार्ट। तो तब तक के लिए कीप लीडिंग कीप प्लानिंग, थैंक यू।